मैं सुधीर स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल स्कोर मैक्स पर। और आज के सेशन में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कि नीड फॉर इंटरनेशनलाइजेशन, कि आखिरकार ऐसी कौन सी रिक्वायरमेंट है, कौन सी ऐसी नीड्स हैं जिनकी वजह से हमारे जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो अपने आप को ग्लोबल या इंटरनेशनल लेवल पर एक्सपेंड करते हैं, वहाँ पर ऑपरेट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपना आज का सेशन। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि इंटरनेशनलाइजेशन होता क्या एग्जैक्टली, इसका मतलब क्या है। So it is the process of expanding a business operations and activities beyond its domestic border to operate in international or global market। अपने बिजनेस को इंटरनेशनल या ग्लोबल मार्केट में ऑपरेट करने के लिए जब एक बिजनेस या एक ऑर्गेनाइजेशन अपने ऑपरेशंस को, अपनी एक्टिविटीज को अपनी कंट्री से बाहर ले जाकर करता है, अपनी कंट्री के बाहर उनको स्टार्ट करता है, तो वो क्या कहलाता है आपका इंटरनेशनलाइजेशन। तो इट इज अ प्रोसेस ऑफ एक्सपेंडिंग बिजनेस ऑपरेशंस एंड एक्टिविटीज बियॉन्ड इट्स डोमेस्टिक बॉर्डर। So there are several compelling reasons why organizations choose to internationalize। हमारे पास इससे बहुत सारे रीजंस हैं, बहुत सारे फैक्टर्स हैं, बहुत ऐसी नीड हैं जिनकी वजह से ऑर्गेनाइजेशंस को अपने आप को इंटरनेशनलाइज करना पड़ता है। तो स्टार्ट करते हैं अपना आज का सेशन। तो सबसे पहली नीड है आपकी, सबसे पहली रिक्वायरमेंट है कि मार्केट ग्रोथ एंड डाइवर्सिफिकेशन। अब आप एग्जांपल समझ सकते हैं, हम इंडिया में ट्रेड कर रहे हैं, हमने इंडिया की मार्केट देख ली कैसी, अब स्टेबल मार्केट है। अब आपको रैंडम अपना रिवेन्यू इंक्रीज करना है, तो आप इसी मार्केट को छोड़कर आप देखोगे कोई ऐसी नई मार्केट में आप एंटर करो जहां पर नए प्रोडक्ट सेल कर सको, डाइवर्सिफिकेशन हो, वहां पर ग्रोइंग स्टेज बहुत ज़्यादा हो, क्योंकि इंडिया की मार्केट काफ़ी हद तक डेवलप हो चुकी है, अब इसकी डिमांड भी कॉन्स्टेंट हो चुकी है। अब आपके पास डिमांड तो आप बहुत ज़्यादा क्रिएट नहीं कर सकते हर सिचुएशन में, लेकिन आप दूसरी मार्केट में तो एंटर कर सकते हैं डाइवर्सिफिकेशन के लिए, अपने रिवेन्यू स्ट्रीम्स को इंक्रीज करने के लिए। और अगर आप सिर्फ एक ही कंट्री में रहोगे तो कहीं ना कहीं पूरे के पूरे डिपेंड आप रहोगे सिर्फ इंडिया की मार्केट के ऊपर। इन केस अगर गवर्नमेंट के कोई रूल्स रेगुलेशंस आया जो आपको इफेक्ट कर रहा है तो आपकी टोटल रिवेन्यू स्ट्रीम डिस्टर्ब हो जाएगी। बट अगर आप उसी के साथ 10, 12 या 14 अलग अलग कंट्रीज में ट्रेड कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, ऑपरेशंस कर रहे हो अपने, तो किसी भी एक कंट्री के ऊपर आप ज़्यादा डिपेंड नहीं रहोगे। सो फर्स्ट पॉइंट इज मार्केट ग्रोथ एंड डाइवर्सिफिकेशन, कि अपने ग्रोथ को जहां पर मार्केट ग्रो कर रही है उस मार्केट को एक्वायर करने के लिए या फिर अपने रिवेन्यू स्ट्रीम को डाइवर्सिफाई करने के लिए हम अपने आप को इंटरनेशनलाइज करते हैं। सो इंटरनेशनलाइजेशंस अलाउ बिजनेस टू टैप इनटू लार्जर एंड पोटेंशियली फास्ट ग्रोइंग मार्केट अब्रोड। तो इंटरनेशनलाइजेशन की हेल्प से अब्रोड में जो भी मार्केट बहुत तेजी से ग्रो कर रहे हैं उनको हम एक्वायर कर सकते हैं, उनको टैप कर सकते हैं। इट कैन हेल्प डाइवर्सिफाई रिवेन्यू स्ट्रीम, इसके थ्रू आप रिवेन्यू स्ट्रीम को भी डाइवर्सिफाई कर सकते हैं, क्योंकि इससे पहले आप एक ही कंट्री में ट्रेड कर रहे थे, अब आप एक ही साथ मल्टीपल कंट्रीज के अंदर अपने बिजनेस ऑपरेशंस को कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं अब आपके पास रिवेन्यू मल्टीपल कंट्रीज से आ रहा है। और इसके साथ ही साथ आपकी जो डिपेंडेंसी हो जाती है किसी एक सिंगल कंट्री के ऊपर वो भी कम हो जाती है। अब आपका जो ट्रेड है वो मल्टीपल कंट्रीज के कंट्रीब्यूशन उनकी हेल्प से रन होता है। तो ये था आपका पहला रीजन इंटरनेशनलाइजेशन का। दूसरी बात करते हैं एक्सेस टू न्यू कस्टमर्स। अब न्यू कस्टमर को एक्सेस करने के लिए भी कंपनीज, ऑर्गेनाइजेशन अपने आप को इंटरनेशनल लेवल पर ले जाती हैं। एग्जाम्पल भी ले सकते हैं कि अगर किसी गांव की पॉपुलेशन 100 पर्सन की है और एक कोई फर्म है, उसने 100 प्रोडक्ट बना दिए, 100 प्रोडक्ट बना दिए, हर घर में एक प्रोडक्ट पहुंचा दिया। अब अगर वो एडिशनल प्रोडक्ट बनाएगा तो वो कहाँ सेल्स होंगे, क्योंकि हर घर के पास उसके प्रोडक्ट तो पहले से अवेलेबल हैं। अब उसको एक नए कस्टमर चाहिए, एक नई मार्केट चाहिए जहां पर वो अपने प्रोडक्ट को बेच सके। तो उस कंडीशन में भी न्यू कस्टमर्स के एक्सेस के लिए भी फर्म्स अपने आप को इंटरनेशनल लेवल पर लेकर जाती हैं। सो एक्सपेंडिंग इंटरनेशनली प्रोवाइड्स एक्सेस टू ब्रॉडर कस्टमर बेस, कस्टमर विद डिफरेंट नीड्स, प्रेफरेंसेस एंड परचेसिंग बिहेवियर। जब आप दूसरी कंट्री के अंदर एंटर करते हो तो वहाँ पर कस्टमर्स आपको मिलते हैं, उनकी अलग अलग नीड्स होती हैं, प्रेफरेंस होती हैं, उनके परचेसिंग बिहेवियर्स होते हैं। इन सभी को आप यूज़ कर अपने लिए एक अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी को क्रिएट कर सकते हैं और फिर वहाँ से आप अच्छा खासा रिवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। तो ये था आपका सेकेंड रीजन फॉर इंटरनेशनलाइजेशन। अब नेक्स्ट आपका कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। सो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज बेसिकली होता है कि आपके पास दूसरी कंट्री के ऑर्गेनाइजेशन से, दूसरे कह सकते हैं बिजनेसमैन से कुछ एडिशनल प्रोडक्ट, सर्विस, रिसोर्स आपके पास अवेलेबल होते हैं जिनका यूज़ कर आप उससे खुद को ज़्यादा बेटर दिखा सकते हैं। इसमें आप एग्जांपल ले सकते हैं, इस टाइम पे
टेस्ला टोटली ऑटोमेटिक कार है, ये अपने आप चलती है, आपको ड्राइविंग की नीड नहीं होती है। अब टेस्ला के पास क्या एडवांटेज है, क्योंकि उसने इस टेक्नोलॉजी को 100% डेवलप कर लिया है। वो किसी भी अगर कंट्री में एंटर करेगा तो उसका कोई कॉम्पिटिटर ही नहीं रहेगा, वो ईजिली उस मार्केट को एक्वायर कर सकता है अपनी टेक्नोलॉजीज की हेल्प से। तो क्या करते हैं, अपने बिजनेस शेयर को बढ़ाने के लिए देखते हैं कि उनके पास कौन सी कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है और किस कंट्री में वो उनके लिए बेनिफिशियल हो सकती है। तो उसके हिसाब से वो दूसरी कंट्रीज में अपने आप को एक्सपेंड करते हैं, अपने ऑपरेशंस को वहाँ पर बढ़ाते हैं। नेक्स्ट है इकोनॉमीज ऑफ स्केल। जब आप अपना ऑपरेशंस बढ़ाते हैं या अपना प्रोडक्शन बढ़ाते हैं तो आपकी जो कॉस्टिंग होती है हर चीज़ की धीरे धीरे कम होती रहती है। अगर मैं बात करता हूँ इंडिया के लिए मेरे को आप एज्यूम कर सकते हैं कि मेरे को किसी भी प्रोडक्ट के 100 करोड़ यूनिट की रिक्वायरमेंट है। ये सिर्फ मैं इंडिया की बात कर रहा हूँ, इंडिया में ट्रेड करता हूँ। अब अगर यही ट्रेड मैं कंप्लीट एशिया में करने लग जाऊँ तो वहाँ पर मेरी जो रिक्वायरमेंट होगी वो हो सकता है 1000 यूनिट की बढ़ जाए। अब जहाँ पर मैं 100 यूनिट बना रहा था वहाँ मेरे को 1000 यूनिट बनाएगी। तो कहीं ना कहीं वहाँ पर जो मेरा प्रोडक्शन की कॉस्ट होगी वो धीरे धीरे अपने आप कम हो जाएगी। अब आपकी प्रोडक्शन की कॉस्ट कम होएगी तो आपकी डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, मार्केटिंग कॉस्ट, आपकी कह सकते हैं सप्लाई चेन मैनेजमेंट कॉस्ट, ये सारी की सारी अपने आप डिक्रीज होने लग जाएंगी। तो इस चीज़ का भी बेनिफिट उठाने के लिए हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है अपने आप को इंटरनेशनलाइज करते हैं। नेक्स्ट है रिस्क डाइवर्सिफिकेशन। मैं पहले आपको बता चुका हूँ कि जब आप एक कंट्री के अंदर रहते हैं तो आपको उसी कंट्रीज की गवर्नमेंट, वहाँ की पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, वहाँ के रेगुलेटरी चेंज, वहाँ की इकोनॉमिक कंडीशंस, वहाँ की मार्केट डिमांड, वहाँ के कस्टमर्स, हर किसी को ध्यान में रखकर ही अपने प्रोडक्ट को बनाना होता है। और अगर इनमें से कोई भी एक फैक्टर चेंज होता है तो टोटली इफेक्ट करता है आपकी रिवेन्यू जनरेशन को, रिवेन्यू स्ट्रीम को। तो आप कहीं ना कहीं हर तरीके से एक कंट्री के ऊपर डिपेंड हो जाते हैं। लेकिन अगर आप मल्टीपल कंट्रीज में ट्रेड कर रहे हैं, आप इंटरनेशनलाइज लेवल पे ट्रेड कर रहे हैं, आप ग्लोबल ट्रेड कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं अब आप एक साथ मल्टीपल कंट्रीज के साथ जुड़े होते हैं, वहां पर आपके ऑपरेशंस होते हैं। अगर एक कंट्री उस कंडीशंस में डिक्लाइन होती है, वो चेंज भी होती है, तो उसके रिवेन्यू आपकी अर्निंग को ज़्यादा इफेक्ट नहीं कर पाते। मतलब इससे कहीं ना कहीं आपका जो बिजनेस रिस्क होता है वो कम हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। तो इसलिए भी आप अपने आप को इंटरनेशनल लेवल पर या कह सकते हैं ग्लोबल लेवल पर एक्सपेंड करते हैं। सो रिलाइंग ऑन अ डोमेस्टिक मार्केट एक्सपोजेस आवर बिजनेस टू द रिस्क एसोसिएटेड विद दैट मार्केट सच एज इकोनॉमिक डाउनटर्न्स, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी और रेगुलेटरी चेंजेस। इंटरनेशनलाइजेशन allows for a risk diversification across different markets, reducing overall business risk. सो नेक्स्ट आता है आपका टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। सो एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी स्पेशली इन कम्युनिकेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन हैव मेड इट ईजियर एंड मोर कॉस्ट इफेक्टिव फॉर कंपनीज टू ऑपरेट ग्लोबली। This has reduced barrier to entry and made internationalization more accessible to a wider range of business. अब जैसे जैसे आपकी टेक्नोलॉजी एडवांस होती जा रही है, आपकी कम्युनिकेशन सिस्टम, आपका ट्रांसपोर्ट सिस्टम एडवांस होते जा रहे हैं, कहीं ना कहीं आपका जो इंटरनेशनलाइजेशन का प्रोसेस है वो भी ईजी हो जा रहा है और हर कोई इसको ईजिली एक्सेस कर सकता है। आज के 20 साल पहले, 25 साल पहले जो आपका ट्रेड था ग्लोबल लेवल पर वो इतना आसान नहीं था जितना कि आज हो चुका है। उस टाइम में ना इतना ट्रांसपोर्ट अच्छा था, ना कम्युनिकेशन इतनी डेवलप थी। तो जैसे जैसे आपकी टेक्नोलॉजी एडवांस होती जा रही है, ये भी खुद अपने आप कह सकते हैं एक सपोर्ट कर रही है हमारे बिजनेस को, हमारे ऑर्गेनाइजेशंस को अपने आप को इंटरनेशनल लेवल पर ले जाने में। अब नेक्स्ट आपका ब्रांड एक्सपेंशन। सो एस्टेब्लिशिंग अ प्रेजेंस इन इंटरनेशनल मार्केट्स कैन एनहेंस अ कंपनीज ब्रांड रिकॉग्निशन एंड रेपुटेशन। अब अगर कोई ब्रांड है वो इंटरनेशनल मार्केट में अपनी जगह बना चुका है, वहाँ पर उसका प्रेजेंस है, तो कहीं ना कहीं वो कंपनी की रिकॉग्निशन के लिए, कंपनी के रेपुटेशन के लिए एक पॉजिटिव फैक्टर होता है। तो इसलिए भी बहुत सारी हमारी कंपनीज हैं, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं अपने बिजनेस को इंटरनेशनल लेवल पर, ग्लोबल लेवल पर लेके जाते हैं, जिसके थ्रू कि उनकी जो अपीयरेंस है वो ओवरऑल वर्ल्ड वाइड हो जाए। अब जब वो ओवरऑल वर्ल्ड वाइड उनकी प्रेजेंस स्टैब्लिश हो जाएगी तो कहीं ना कहीं इससे कंपनी की रेपुटेशन, उसकी जो क्रेडिबिलिटी होती है, इन्वेस्टर्स है, कस्टमर बेस है, वो भी धीरे धीरे इंक्रीज होने लग जाता है। नेक्स्ट आपका रिसोर्सेज एक्विजिशन। सो इंटरनेशनल एक्सपेंशन कैन प्रोवाइड एक्सेस टू क्रिटिकल रिसोर्सेज लाइक टैलेंट, raw materials or technology that may not be available or affordable in home countries.
अब बहुत सारी ऐसी कह सकते हैं आपके पास रॉ मटेरियल्स हैं, टेक्नोलॉजीज होती हैं जो आपकी होम कंट्री में पॉसिबल ही नहीं हो पाती, लेकिन जब आप दूसरी कंट्रीज़ के अंदर एंटर करते हो, वहाँ पर अपने बिजनेस को ऑपरेट करते हो, तो उस कंट्री के पास वो टेक्नोलॉजी पहले से अवेलेबल होती है। तो वहाँ पर आप दूसरी कंट्री में रहकर उसका ईजिली यूज़ कर सकते हो और अपने बिजनेस को आगे एक्सपेंड कर सकते हो। तो ये भी एक रीज़न होता है अपने आप को इंटरनेशनल या ग्लोबल लेवल पर एक्सपेंड करने का। नेक्स्ट है आपका रेगुलेटरी एंड टैक्स बेनिफिट। अब हर कंट्री के अंदर कुछ ना कुछ रूल्स रेगुलेशंस होते हैं, आपके टैक्स के बेनिफिट्स, वहाँ पर आपके ऑपरेशंस के रिगार्डिंग। अब बहुत सी ऐसी कंट्रीज़ हैं जिस टाइम पे डेवलपिंग फेज़ में हैं, तो वो क्या करती हैं, अलग अलग कंट्रीज़ को ऑफ़र करती हैं उनके लिए कि अगर आप हमारी कंट्री में आकर बिज़नेस ऑपरेट करोगे, अपने बिज़नेस को सेटअप करोगे, तो हम आपको काफ़ी सारे टैक्स बेनिफिट देंगे, टैक्स इंसेंटिव देंगे। मतलब बहुत सारे मोनेटरी और नॉन मोनेटरी उनको इंसेंटिव्स दिए जाते हैं। उन मोनेटरी नॉन मोनेटरी जो भी हमारे पास कह सकते हैं बेनिफिट्स होते हैं, उनको अचीव करने के लिए कंपनीज क्या करती हैं, दूसरी कंट्री में अपने आप को एक्सपेंड कर देती हैं, क्योंकि वहाँ पर उनकी जो कॉस्टिंग होती है वो होम कंट्री कंपैरिजन कम होने लग जाती है, क्योंकि दूसरी कंट्री में उन्हें टैक्स कम पे करना पड़ रहा है, वहाँ की गवर्नमेंट उन्हें सब्सिडी भी दे रही है, उनको रेगुलेटरी इन्वायरमेंट भी उनके फेवर में काम कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इन सभी चीज़ों का बेनिफिट उठाने के लिए बहुत सारी कंपनीज, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस अपने आप को इंटरनेशनल लेवल पर एक्सपेंड करते हैं। So some countries offer favorable regulatory environment, tax incentive और subsidy to attract foreign business। यही है कि बहुत सारी ऐसी कंट्रीज हैं जो फॉरेन बिजनेस को अट्रैक्ट करने के लिए सब्सिडी देते हैं, टैक्स इंसेंटिव देते हैं, और उनके फेवर में ही रेगुलेटरी इन्वायरमेंट को भी क्रिएट किया जाता है। नेक्स्ट आपका लर्निंग एंड इनोवेशन। अब जब आप अपनी होम कंट्री के अंदर हैं तो आपको वहाँ के कल्चर्स के बारे में, कस्टमर्स की बिहेवियर के बारे में, किस तरह से बिजनेस किया जा सकता है, कौन सी टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, क्या माइंडसेट है कस्टमर्स का, हमारे एम्प्लॉयज़ का, आपको सब कुछ पहले से पता है। मतलब वहाँ पर कुछ आप नया नहीं यूज़ कर पा रहे हो, नया कुछ लर्न नहीं कर पा रहे हो, कुछ इनोवेट नहीं कर पा रहे हो। लेकिन जब आप अपने आप को ग्लोबली एक्सपेंड करोगे तो वहाँ पर आप डिफरेंट कंट्रीज के कल्चर्स को देखोगे, वहाँ के एथिक्स को, मोरल्स को, कंज्यूमर्स के बिहेवियर्स क्या है, किस चीज़ की डिमांड है इंटरनेशनल मार्केट में, किस तरीके से फॉरेन में या ग्लोबल लेवल पर बिजनेस को किया जाता है, मतलब क्या टेक्नोलॉजी बाहर अवेलेबल है, नहीं है। मतलब बहुत सारी चीज़ें आपको वहाँ पर सीखने को मिलती हैं। कहीं ना कहीं वो आपकी जो कह सकते हैं इनोवेशन या जो आपकी क्रिएटिव थिंकिंग होती है उसको इंक्रीज करते हैं, और उनकी हेल्प से कई बार आप क्या करते हैं, कुछ नए प्रोडक्ट को डेवलप कर पाते हैं। तो लर्निंग और इनोवेशन को भी इंक्रीज करने के लिए, एक्सपेंड करने के लिए और बढ़ाने के लिए, सपोर्ट करने के लिए भी कई कंपनीज अपने आप को एक्सपेंड करती हैं ग्लोबल मार्केट में। अब आपका लास्ट पॉइंट है ग्लोबल सप्लाई चेन ऑप्टिमाइजेशन। सो इंटरनेशनलाइजेशन कैन एनेबल कंपनीज टू ऑप्टिमाइज देयर सप्लाई चेन by sourcing components or material from countries where they are produced and more efficiently or cost effectively। तो ग्लोबल सप्लाई चेन क्या है कि जैसे जैसे आपका ट्रेड बढ़ रहा है, मैंने आपको बताया आपकी टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, आपकी कम्युनिकेशन सिस्टम बढ़ रहा है, आपका ट्रांसपोर्ट सिस्टम बढ़ रहा है, तो कहीं ना कहीं इन सभी चीज़ों की वजह से अब आपकी जो दूसरी कंट्रीज में बिजनेस करने की कॉस्टिंग होती है वो कम होती जा रही है, कॉस्ट इफेक्टिव होती जा रही है। अब आपकी जब कॉस्टिंग कम हो रही है दूसरी कंट्री के अंदर, तो कहीं ना कहीं आपका जो रिवेन्यू है वो इंक्रीज होएगा विद द हेल्प ऑफ ग्लोबल सप्लाई चेन ऑप्टिमाइजेशन। तो ये बहुत सारे आपके पास रीजंस थे जिसकी वजह से कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी फर्म अपने आप को इंटरनेशनलाइज करती है। आई होप आपको सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे, आपको सारे पॉइंट्स समझ में आ गए होंगे। अगर आपको कोई डाउट है, कोई इशू है, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर मुझसे पूछ सकते हैं, और अब आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो ऐसी और वीडियोस और टॉपिक्स के लिए स्टे ट्यून, स्टे कनेक्टेड विद स्कोरमैक्स।